हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTap अंडर द जैब ऑन द गो सीरीज। जैब ऑन द गो सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव से रिलेटेड। So, before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses, which includes the Super Crash course, Bankers Capsule course, Live Crash course, and many other courses on the EduTap's website. इन सब कोर्सेज से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और भी ज़्यादा अलाइंड हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इन कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है, इनकी क्या डिटेल्स हैं, ये सब इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज आफ्टर एक्सटेंडिंग एडिशनल 15 डेज क्रेडिट टू द कस्टमर्स, सबसे मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आएगा? तो अगर आप देखिए क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स के लिए बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग साइकिल इंक्रीज हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देन व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट समझने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि मान लीजिए एक पेट्रोल कंपनी है, और उस पेट्रोल कंपनी के जो मतलब पेट्रोल के प्राइसेस हैं आज की डेट में 2100। ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने एस्टिमेट करा, एंड ही एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर में ये जो प्राइस है दिस वुड गो अप बाय 130। ठीक है, ये प्राइस 130 तक जा सकता है। तो इस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया, 6 मंथ्स बाद का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें इसने पेट्रोल कंपनी को ये कहा दैट प्राइस जो भी हो आफ्टर 6 मंथ्स, आई विल पे यू ₹105 पर लीटर फॉर द पेट्रोल। ठीक है। इससे ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया, खुद को रिस्क के अगेंस्ट सेफ गार्ड कर लिया। सो नाउ इफ आफ्टर 6 मंथ्स द प्राइस गोज अप टू 130, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको अपना ऑर्डर ₹105 पर लीटर पर ही मिलेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस कम भी हो जाता है, अगर प्राइस आपका 90 तक चला जाता है, फिर भी पेट्रोल कंपनी को कितने पैसे देने हैं? पेट्रोल कंपनी को तब भी 105 ही देने पड़ेंगे। ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग एसेट। तो हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट क्या है? हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है पेट्रोल। ठीक है। ग्रुप ऑफ एसेट्स या बेंचमार्क के ऊपर। तो आरबीआई की डेफिनेशन क्या कहती है? आरबीआई की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप फ्यूचर डेट में सेटल करोगे, जिसकी वैल्यू जो है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी और इन सब में से कंबाइन कर कर भी उस वैल्यू के ऊपर डिराइव होती है और उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द वैल्यू चेंज विद चेंज इन अ स्पेसिफाइड अंडरलाइंग एसेट। मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर। ठीक है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज होगी विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हमारे एग्जांपल में पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से चेंज होगी। देन लेवरेज बहुत हाई है। लेवरेज हाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट को किए हुए ही हमने क्या कर लिया है, हमने पेट्रोल को फ्यूचर के लिए इतनी बड़ी जो हमने एक डील की है पेट्रोल की, हमने उसकी हेल्प से फ्यूचर में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उन्हें हमने कंट्रोल कर लिया है। It requires very little and you can say even no initial investment. Initially आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, एंड समटाइम्स इफ यू वांट टू ब्लॉक अ प्राइस तो आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज मनी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती है। अब देखिए जो प्राइसिंग, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 130 प्राइस का एस्टिमेट किया, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ऐसे ही रफली कुछ भी उन्होंने 130 को प्रोजेक्ट कर कर 105 प्राइस सेट नहीं कर लिया। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, एंड देन जो है एक प्राइस इस तरीके का सेट किया जाता है। ऑल ऑफ दिस इज डन फॉर अ फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर सेटलमेंट है। डील आज हुई है बट पेट्रोल 6 महीने के बाद मिल रहा है ना? तो दैट इज
दैट इज हाउ डेरिवेटिव्स जो है दे हैपन। ठीक है, तो डेरिवेटिव में वैल्यू जो है इट कम्स फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, है ना, जिसकी डील फ्यूचर में होती है और पैसा आज लगाना जरूरी नहीं हो। क्लियर। देन कम्स फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क। डेरिवेटिव में रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज का रिस्क था, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डायरेक्टली वो रिस्क को शिफ्ट कर दिया, किसको, पेट्रोल कंपनी को शिफ्ट कर दिया, राइट। देन यहाँ पर अंडर जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पर है, कि जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को करेंगे तो मार्केट एक्टिवेट हो जाती है, मार्केट में मनी फ्लो जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। देखिए, इसमें प्राइस डिस्कवरी होती है। 105 का कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसपोर्ट कंपनी और पेट्रोल कंपनी के बीच में हुआ है, दैट इज शोइंग द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस प्रोडक्ट, राइट। बेटर फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है इट इज कॉन्फिडेंटली प्लानिंग the things and it will be able to fund, it will be able to take loan on that easily। और मार्केट की जो डेप्थ्स हैं, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी मार्केट डीपन होगी, उतने ज्यादा स्ट्रोंगर जो आपकी मार्केट है वो एमर्ज होकर आएगी। देन कम्स द यूजर ऑफ डेरिवेटिव। थ्री यूजर्स है हमारे पास, हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड ट्रेडर्स। क्लियर। तो बात करते हैं बारी बारी से इन तीनों की, और अपने एग्जाम्पल पर स्टिक रहते हैं। जो हमने पेट्रोल की बात करी कि 105 पर लीटर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर 6 मंथ्स। हेजर्स क्या है, डेरिवेटिव्स मतलब हेजर्स ऐसे कह सकते हो प्लेयर हैं जो कि एसेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एसेट को किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द एडवर्स प्राइस मूवमेंट। इनको ना मतलब प्राइस की जो चेंजेस हैं उनसे बहुत डर लगता है, सो दे डू नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, अब अगर मैं अपने एग्जाम्पल में बात करूं तो हमारे एग्जाम्पल में हेजर कौन है, हमारे एग्जाम्पल में हेजर है ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये रिस्क नहीं लेना चाहती कोई भी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये रिस्क लेने से मना कर रही है। इट इज सेइंग कि मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है, अनसर्टेनिटी को मुझे खत्म करना ही करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। क्लियर। देन कम्स स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो अंडरलाइंग एसेट है, ना ही मतलब इनका मेन एम क्या है कि इनको सिर्फ क्विक मनी जनरेट करनी है। हाउ दे विल बी एबल टू जनरेट क्विक मनी, कि जो प्राइस में मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी हेल्प से दे वांट टू बेनिफिट इट। ठीक है, तो ये कोई आउटसाइड ट्रेडर्स हैं जिनकी सोच क्या है कि इनको प्राइस के चेंजेस से पैसा कमाना है। इन्हें लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, सो दे विल बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम द प्राइस डिफरेंशियल्स। एंड द थर्ड वन आर द ट्रेडर्स, जो मार्केट मेकर्स आप उन्हें कह सकते हो, कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंटरमीडियरी ट्रेडर हो सकता है। ये दोनों साइड से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, है ना। इंटरमीडियरीज तो दोनों टू वे प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो दोनों ही साइड से प्रॉफिट कमाकर चलेंगे। देन कम्स डेरिवेटिव्स मार्केट। दो टाइप के आपके डेरिवेटिव्स होंगे, वन आर द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स एंड देन जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में क्या होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक दो पार्टीज के बीच में होगा डायरेक्टली। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी और पेट्रोल कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वहां पर इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वहां पर कोई एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। क्लियर। किसी एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट, किसी इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होगी। जो भी मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का साइज मतलब कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, मेच्योरिटी कैसे होगी, वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ठीक है, वो दोनों पार्टीज आपस में एग्री करेंगी, जो भी उसी एग्रीमेंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओवर द काउंटर दो लोगों पर ही डिपेंड करेगा, पर्संस हु आर ट्रेडिंग डायरेक्टली। क्लियर, इन पर्संस के ऊपर ही ये डिपेंड कर चलेगा। देन आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स होंगे जहां पर मेच्योरिटी साइज स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से चलेगा जो एक्सचेंज के ऊपर सेट है। इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में जो भी ट्रेड किया जाएगा वो थ्रू अ मेंबर ऑफ एक्सचेंज ही कर सकते हैं, और मार्जिन जो है इनिशियल मार्जिन और वेरिएबल मार्जिन को मेंटेन कर वो मेंबर चलेगा। तो कोई भी ऐसा रैंडम पर्सन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है उन्हें नहीं कर सकता। नेक्स्ट आर रेगुलेटर्स। तो इंडिया में डिफरेंट डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अलग अलग लोग रेगुलेट कर चल रहे हैं। तो आरबीआई और जो सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड है, सेबी है हमारे पास, आरबीआई और सेबी यहाँ पर डेरिवेटिव्स को रेगुलेट कर कर चलेंगे। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अब सेबी के अंदर ही मर्ज कर दी गई है। ब्रॉडली आरबीआई जो है इट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, फॉरेन करेंसी और क्रेडिट डेरिवेटिव्स, एंड देन कम्स सेबी। सेबी जो है स्टॉक और कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट कर कर चलता है। एफएमसीज जो है दे आर मर्ज्ड विद द सेबी फ्रॉम 2015। अब डेरिवेटिव्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास फ्यूचर, देन फॉरवर्ड्स, देन ऑप्शंस एंड देन स्वैप्स। फ्यूचर्स क्या है? ऐसा एक फ्यूचर एग्रीमेंट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एग्रीमेंट हो रहा है कि एक एसेट को बाय या सेल किया जाएगा ऑन अ फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड भी इसी का ही एक पार्ट आप कह सकते हो, बट फॉरवर्ड एक कस्टमाइज एग्रीमेंट होगा, यानी ओवर द काउंटर एग्रीमेंट की तरह आपका जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट कर कर चलेगा। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या हो गए कि जहां पर आपके पास बाय और सेल का ऑप्शन होगा, और स्वैप में आप करेंसी को एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट को हेज कर कर चल सकते हो। बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में। इट मीन्स कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? ओवर द काउंटर है। यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क, प्राइस वेरिएशन और लॉसेस को अवॉइड किया जाएगा अगर डाउन साइड चल रही है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, जहां पर स्पॉट ट्रांजेक्शन्स को आपको कवर करना है। स्पॉट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? जो +2 डेज पर होती हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, और आपको क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क भी यहाँ पर कंसीडर कर कर चलना पड़ेगा। तो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बायर बेट करता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे और सेलर बेट करता है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। कोई भी मनी जो है वो आपस में ट्रांजैक्ट नहीं होगी अंटिल द सेटलमेंट डेट। देन फॉरवर्ड की डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि यहाँ डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं। देन टाइंग अप ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपकी बंध जाती है यहाँ पर। एक विलिंग पार्टी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और साथ ही साथ मार्केट इलिक्विड है, मतलब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई यहाँ पर नहीं है। और अगर दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं, तो अगर एक पार्टी कैंसिल भी करना चाहे तो वो अपनी विल से उस कॉन्ट्रैक्ट को इजीली कैंसिल अप नहीं कर पाती है। देन कम्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जिसमें आप किसी कमोडिटी एसेट को बाय सेल करने की बात करते हो। ठीक है ना? तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे, ये थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड लेवल पर एग्जिस्ट करेंगे, रादर देन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ओवर द काउंटर थे, दो पार्टीज के बीच में ही हो रहे थे। तो in India, future contracts are available and traded on the stock and the commodity exchanges. Futures are available on currencies, bonds, interest, stock indices and commodities. किसी भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके प्राइस को सेट करने के लिए 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं उनको पढ़ना जरूरी है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कि अंडरलाइंग एसेट का स्पॉट प्राइस क्या होगा, देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग एंड इंश्योरिंग क्या होगी, है ना? एसेट को फाइनेंस करने की, स्टोर करने की, इंश्योर करने की, और साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट क्या होगी। और तीसरा फैक्टर है कि इनकम जो आपको उससे अर्न हुई है। तो स्पॉट प्राइस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग, एंड जो आपको उससे इनकम अर्न हुई है। तो जो फ्यूचर प्राइसेस है वो इसके इक्वल होगा। आप जो स्पॉट प्राइस है उसमें कॉस्ट को प्लस कर दीजिए और इनकम्स को क्या कर दीजिए, माइनस कर कर चलिए। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओवर द काउंटर थे, है ना? अगर ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है यानी ये कस्टमाइज लेवल पर चलते हैं। वेयर एज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये अगर एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं तो दे विल रन ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड बेसिस। क्लियर? लिक्विडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कम रहेगी क्योंकि कम पार्टीज इन्वॉल्व है। यहाँ पर मार्केट के थ्रू चल रहा है, एक्सचेंज के थ्रू चल रहा है, तो हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में रहेंगे। सेटलमेंट जो है ये एंड ऑफ द पीरियड में होगी, एंड दिस सेटलमेंट विल बी ऑफसेट जो है डेली बेसिस पर। और यहाँ पर किसी मार्जिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आपको मार्जिन पे कर कर चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्वैप्स की। तो स्वैप्स हमारे पास क्या है? स्वैप के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जहां पर कैश फ्लोज को एक प्री अरेंज्ड नोशनल प्रिंसिपल फॉर्मूला के हिसाब से चलाया जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, जहां पर कैश फ्लोज में आप फिक्स्ड और फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है उनको आपस में क्या कर देते हो, स्वैप कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो।
प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स्ड और फ्लोटिंग, उन इंटरेस्ट रेट्स में आपस में क्या हो रहा है, स्वैप होकर चलेगा। देन करेंसी स्वैप्स क्या है, जहां पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। नेक्स्ट आर बेसिस स्वैप्स क्या होंगे, जहां दो पार्टी वेरिएबल इंटरेस्ट को मतलब अलग अलग रेफरेंस रेट के हिसाब से स्वैप करना चाहेंगी, तो वो बेसिस स्वैप होगा। ठीक है। इसके यूजेस क्या है कि सिंथेटिक या फ्लोटिंग रेट को क्रिएट करना, मतलब एक सिंथेटिक क्या होता है, आर्टिफिशियल फिक्स फ्लोटिंग रेट को क्रिएट करना। देन एडवर्स मूवमेंट के अगेंस्ट हेज करना, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए एक टूल है। और साथ ही साथ आप फंडिंग कॉस्ट को यहाँ पर रिड्यूस कर कर चल सकते हो। फर्दर आर ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां बायर के पास राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकता है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एंड ऑन बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम। बायर के पास क्या ऑप्शन है, बायर के पास राइट है ना। उसके साथ कोई फोर्स, कोई ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट की गई है, उसको एक राइट दिया गया है कि अगर उसे किसी अंडरलाइंग एसेट की कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी को बाय या सेल करना है, तो वो कर सकता है ऑन अ स्पेसिफाइड प्राइस एंड ऑन बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम से पहले। ठीक है। तो प्राइस जो भी बायर पे करेगा उस एसेट को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो प्रीमियम कहलाएगा। क्लियर। एक्सरसाइज डेट, जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। ऑप्शंस दो तरीके के हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है, बायर ऑफ द कॉल के पास राइट है कि वो बाय कर सकता है, और अगर वो बाय करना चाहता है तो उसी टाइम पर सेलर के लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगी दैट ही नीड्स टू सेल। यहाँ पर कॉल वैल्यू बढ़ जाएगी तो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कब प्राइस बढ़े और कब हम इसके अंदर डील कर कर चलें। पोटेंशियल गेन थोड़ा अनलिमिटेड लेवल का यहाँ पर रहता है। देन कम्स पुट ऑप्शन, जहां पर आपके पास राइट टू सेल आ जाता है। ठीक है। अब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो। जैसे ही आप पुट करोगे तो सेलर ऑफ द पुट नीड्स टू इज ऑब्लिगेटेड टू बाय, और यहाँ पर जो पुट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज। इन्वेस्टर्स प्राइस फॉल को ढूंढते रहते हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल गेन है वो थोड़ा लिमिटेड लेवल का एग्जिस्ट करता है। देन कम्स अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या है, इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक फीमेल है, शी वांट्स अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, इन्हें 1 करोड़ रुपीज का लोन चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, 6 महीने के बाद। आज की डेट में जो मार्केट रेट चल रहा है वो चल रहा है 9% पर। इनको लोन चाहिए 6 महीने के बाद, और ये आज ही उसके लिए एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो इस एग्रीमेंट में एफआरए इंटरमीडियरी जो है वो बीच में आ गई। एफआरए इंटरमीडियरी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट ना 9% पर फिक्स कर देते हैं। अगर हमारा जब 6 महीने के बाद आप बैंक से लोन लेने जाओगे और आपका रेट जो है वो 9% से ज्यादा हो गया, मतलब 9% से ज्यादा, ऐसे मान लीजिए कि अगर ये रेट 11% हो गया, इफ दिस रेट गोज टू 11%, तो क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी डिफरेंस होगा ना वो मैं आपको पे कर दूंगी, एंड आप उस लोन को, आपको वो लोन 9% पर ही पड़ेगा। देन अगर ये रेट 7% पर चला गया, तो उस केस में आप मुझे डिफरेंस पे कर देना, आपको लोन तब भी 9 का ही पड़ेगा। ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या हुआ, एक रेट करंट मार्केट रेट को फिक्स कर लिया गया, और उस फिक्स्ड रेट के हिसाब से ही इस फीमेल को लोन मिलेगा। ठीक है। चाहे रेट बढ़ जाए, चाहे रेट कम हो जाए। अगर रेट बढ़ जाएगा तो एफआरए इसको डिफरेंस दे देगा, जो एफआरए इंटरमीडियरी है बीच में, वो इसको 2% का डिफरेंस जो है दे देगी। इसकी पॉकेट के ऊपर प्रेशर 9% का ही आएगा। अगर ये रेट 7% हो जाता है तो तब इस फीमेल को एफआरए इंटरमीडियरी को पेमेंट करनी पड़ेगी। तब भी इसकी पॉकेट के ऊपर बर्डन कितना आना चाहिए, 9% ही आना चाहिए। क्लियर। सो ओवर द काउंटर्स कॉन्ट्रैक्ट है, कस्टमाइजेबल है, साइज भी पीरियड भी कस्टमर की नीड के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को सेटल करना होता है ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल। किसी फ्यूचर डेट एक स्पेसिफाइड पीरियड पर सेटलमेंट यहाँ पर की जा रही है। इसका पर्पस और यूज क्या है, दैट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करना। बोरोवर्स एफआरए को बाय कर लेते हैं, ठीक है, राइजिंग रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर कर। लेंडर्स एफआरए को सेल कर देते हैं। और लिमिटेशंस क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी, डिस्पोज करना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर इंडिया जैसी मार्केट जो शैलो मार्केट्स है वहां पर थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लमेटिक लेवल पर
कहते हैं। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की सेटलमेंट हो रही है और एफआरए जो है इंटरेस्ट को लॉक इन करने में हेल्प करते हैं। देन कम्स प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे। बैंक्स इसको यूज करते हैं ताकि उनकी बैलेंस शीट मैनेज हो पाए, मार्केट में मनी मेकिंग के लिए यूज करते हैं। बैंक्स इसको यूज करते हैं कॉरपोरेट्स को प्रोडक्ट्स देने के लिए, है ना। बैंक्स इसको यूज करते हैं ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जनरेट हो सके, मेंटेन हो सके। और एक बेंचमार्क रेट यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है जो कि जिसकी मार्केट से एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। क्लियर? सो आज के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ पार्टिसिपेंट एंटर्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ओनिंग द अंडरलाइंग एसेट एंड एम्स टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। एक पार्टिसिपेंट है जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया, लेकिन उसने एसेट को ओन नहीं किया और प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो ये कौन है? ये एक स्पेक्यूलेटर है। हमने पढ़ा था कि उसके पास एसेट की ओनरशिप नहीं होती। सेकंड इज कि एक फॉलोइंग सिचुएशन को कंसिडर कर कर चलिए कि एक फर्म है जो कि डेरिवेटिव को यूज कर रही है फ्यूचर प्राइस को लॉक करने के लिए। देन एक ट्रेडर है जो डेरिवेटिव को यूज कर रहा है प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट करने के लिए, और एक बैंक है जो कि स्वैप्स को यूज कर रहा है ताकि वो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर्स को मैनेज कर सके। तो वैलिड यूजर कौन होगा यहाँ पर? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट? तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज, है ना। जिन कोर्सेज के बारे में हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी, उन कोर्सेज को देखते हैं कि आपको कैसे एक्सेस करना है। फॉर दैट आपको क्या करना है? आपको अपने ब्राउजर में जाना है, edutab.in सर्च करना है। कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। स्क्रॉल डाउन करिए, आपको सभी कोर्सेज यहाँ दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्सूल कोर्सेज दिख रहे हैं, है ना। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको एक कैप्सूल की तरह वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, तो आप कभी भी कहीं पर भी जितना भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, डे आवर्स, आप कभी भी उसको एक्सेस कर कर देख सकते हैं। राइट। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको ऑन द होल बेसिस, एक कंबाइंड बेसिस पर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स जो हैं, चारों सब्जेक्ट्स जो JIB के हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई सिंगल सब्जेक्ट है जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सुपर क्रैश कोर्स की। सुपर क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स जहां पर आप लाइव बेसिस पर इंटरेक्शन टीचर्स से करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो सुपर क्रैश कोर्स है, यहाँ पर 24 लाइव क्लासेस रहेंगी और 24 लाइव क्लासेस की हेल्प से आप अपने सिलेबस को 60 आवर्स में कवर कर लेंगे। सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये जो सुपर क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आपको मतलब कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ आपको MCQ, एग्जाम ओरिएंटेड MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देन आपको अगर डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है, अगर आपका एग्जाम नवंबर में है और आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसके लिए हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। तो चलते हैं आज वाले लेक्चर पर, और आज वाले लेक्चर से रिलेटेड डाउट क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई और डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप हमें कॉल और ईमेल कर सकते हैं at hello@edutab.co.in। मिलते हैं ऑन द गो के अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।